नमस्कार दोस्तों, अश्वमेध नर्सिंग ट्यूटोरियल्स की तरफ से आपका स्वागत है। हम आज एयरवे मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं एयरवे मैनेजमेंट में क्या-क्या इमरजेंसी आता है, तो हम पेशेंट को कैसा डील करना चाहिए, क्या-क्या करना चाहिए, सब हम इमरजेंसी एयरवे मैनेजमेंट में हम देखने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है, जब पेशेंट हम आपके सामने आता है तो हम पहले उसका इनिशियल असेसमेंट करना पड़ता है। तो इनिशियल असेसमेंट में आपको पहले इंस्पेक्शन करना पड़ेगा पेशेंट का। तो इंस्पेक्शन में अब कॉन्शियसनेस देखना है पेशेंट का, पेशेंट कॉन्शियस है, कुछ कोमा में है या कुछ सेमी कॉन्शियस, ये सब देखना है। देन स्किन कलर देखने का है पेशेंट का। अगर पेशेंट का स्किन रेडिश है तो ठीक है। अगर पेशेंट का स्किन ब्लू हो गया है तो उसका ऑक्सीजन लेवल कम है, ये सब देखना है। देन चेस्ट सिमेट्री देखने का है। चेस्ट चेस्ट पेशेंट का जो चेस्ट है वो सिमेट्रिक है क्या, जो एक्सपांशन है, चेस्ट एक्सपांशन वो सिमेट्रिक हो रहा है क्या नहीं, ये देखने का है। देन मिड लाइन ट्रकिया, जो ट्रकिया का पोजीशन है वो मिड लाइन में है या नहीं, ये सब हमको इनिशियल असेसमेंट में इंस्पेक्शन में देखने का है। देन एनी ऑब्स्ट्रक्शन, पेशेंट कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है क्या, पेशेंट का हिस्ट्री देखना है, क्या ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था, क्या क्या, ये सब देखने का है। देन पाल्पेशन करने का है। तो नेक्स्ट रहता है हमारा असेसमेंट में पाल्पेशन। तो पाल्पेशन में जो चेस्ट एक्सपांशन है, जो हम दो हाथ से चेस्ट के ऊपर पकड़ के देखने का है, जो चेस्ट एक्सपांशन है वो कैसा हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि एक लंग यानी कि देखो, एक लंग का जो सिमेट्री है वो ठीक से नहीं है, दूसरा लंग थोड़ा ठीक से एक्सपांड नहीं हो रहा है, ये सब देखने का है। देन इन्हीं फ्रैक्चर है क्या, कुछ रिप का फ्रैक्चर, यानी एक्सीडेंटल केसेस में जब पेशेंट आता है तो उसका कुछ रिप का फ्रैक्चर वगैरह है क्या नहीं, ये सब देखने का है पाल्पेशन करके। देन ऑस्कल्टेशन करने का है। हम ऑस्कल्टेशन में हमको एनी अबनॉर्मल साउंड लाइक विजिंग, क्रशिंग और एनी साउंड हम ऑस्कल्टेट करके देखने का है इसमें पेशेंट का। देन कॉजेस ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉजेस, ऐसा केसेस हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम में आते हैं। तो कौन कौन सा कॉजेस हो सकता है जो कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो इसमें हम देखेंगे अपर एयरवे हैज़ सेवरल कॉजेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। लाइक दो अपर एयरवे में कौन कौन सा कॉजेस हो सकते हैं, लाइक फूड पार्टिकल्स, वोमिट्स और ब्लड क्लॉट्स। सो फूड पार्टिकल्स भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। देन वोमिट्स है, देन ब्लड क्लॉटिंग जो होता है तो उसका भी कुछ ब्लड क्लॉट्स अंदर रह सकता है, तो इससे भी ऑब्स्ट्रक्शन का चांसेस है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होने का चांसेस रहता है। देन इनलार्जमेंट ऑफ द टिश्यू इन द वॉल ऑफ द एयरवे ड्यू टू, तो उसका डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स है। जो टिश्यूज़ है तो इनलार्ज होता है एयरवे का टिश्यूज़। इसमें लैरिंजियल एडिमा होता है, लैरिंजियल एडिमा जो एडिमा होता है उससे भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होता है। देन लैरिंजियल कैर्सिनोमा, कैर्सिनोमा मीन्स कैंसर, जो लैरिंग्स का जो कैंसर होता है इसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। देन पेरिटॉन्सिलर अपसेस, जो टॉन्सिल्स रहता है, टॉन्सिल्स के सराउंडिंग साइड को क्या होता है, अपसेस होता है। इससे भी क्या होता है, जो एयरवे है वो एयरवे पे प्रेशर आके वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। देन एपिग्लॉटाइटिस, जो एपिग्लॉटाइटिस मीन्स इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिग्लॉटिस, सो इससे भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। देन नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। देन थिक सिक्रेशन, समटाइम्स सिक्रेशन जो होता है वो थिक होते हैं, इसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस रहते हैं। देन इनलार्ज मेडिस्टेनल लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसका भी साइज अगर बढ़ता है तो भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होता है। देन हिमाटेमा अराउंड अपर एयरवे, जो हिमाटेमा मीन्स ब्लीडिंग, जैसा ब्लीडिंग होना अराउंड द अपर एयरवे, सो इसकी वजह से भी क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। देन जब ऐसा पेशेंट आता है ऑब्स्ट्रक्शन वाला, तो कैसा मैनेज करना पेशेंट को स्टार्टिंग, तो मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन इमरजेंसी कंडीशन। तो इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को कैसा मैनेज करने का है, फर्स्ट जनरल मैनेजमेंट है। जनरल मैनेजमेंट में विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट हम जनरली नॉर्मली जो मैनेज करते हैं वो मैनेज करने का। इसमें हाइपर एक्सटेंड द पेशेंट निक, पेशेंट का जो नेक है उसको एक्सटेंड करने का है, थोड़ा सा हाइपर एक्सटेंड करने का है। देन यूज हेड टिल्ट चिन लिफ्ट जॉ थ्रस्ट मेथड, जॉ थ्रस्ट मेथड जो रहता है इसमें क्या करने का है, अपना जो हेड है, हेड को पीछे सपोर्ट करने का है, फोर हेड को पकड़ के, एंड जो चिन है चिन को पीछे नीचे ढकलने का है। यानी क्या होता है, अपना जो एयरवे है ना वो एयरवे पेटेंट होता है, एयरवे ओपन होता है। सो देन नेक्स्ट है असेस द पेशेंट फॉर चेस्ट मूवमेंट और लिसन एंड फील द एयर। देन देखने का है कि पेशेंट खुद से ब्रीथ कर रहा है या पेशेंट ग्रास्पिंग फॉर ब्रीथिंग है। देन चेस्ट का जो मूवमेंट है वो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब देखने का है। देन बाय यूजिंग क्रॉस फिंगर टेक्निक ओपन द माउथ एंड एयरवे सी एनी ऑब्स्ट्रक्शन। देन क्रॉस फिंगर टेक्निक से क्या करने का है, आप जो फिंगर्स है, दो फिंगर्स मुंह में डाल के कुछ ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है अगर है तो उसको निकालने का है। अगर इससे भी नहीं दिख रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन उधर नहीं दिख रहा है, तो क्या करने का है, जो लास्ट हम कर सकते हैं इसमें, इफ़ देयर कांट सी एनी ऑब्स्ट्रक्शन देन गिव शार्प 4-5 एब्डोमिनल थ्रस्ट जस्ट बिलो द जिफॉइड प्रोसेस। जो हमारा जिफॉइड प्रोसेस रहता है, बोन रहता है वो जिफॉइड प्रोसेस, उसके नीचे जस्ट बिलो जो नॉच है वहाँ हमको
4-5 abdominal जोर से क्या करने का है, उसको थ्रस्ट देने का है, जोर से प्रेस करने का है 4-5 टाइम्स। इससे क्या होता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बाहर निकल आता है। ठीक है, इफ ऑब्स्ट्रक्शन नॉट एक्सपेल देन रिपीट दिस प्रोसीजर अंटिल द ऑब्स्ट्रक्शन कम आउट। सो अगर इससे भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बाहर आ रहा है पेशेंट, फिर भी ब्रीथलेस है पेशेंट को, तो क्या करने का, नेक्स्ट फर्दर मैनेजमेंट में हमको आफ्टर वंस द ऑब्स्ट्रक्शन एक्सपेल्ड आउट प्रोवाइड पेशेंट रिकवरी पोजीशन। अगर नहीं आ रहा है तो ये जो प्रोसीजर है कंटिन्यूसली रिपीट करने का है। देन अगर आता है बाहर तो क्या करने का, पेशेंट को रिकवरी पोजीशन प्रोवाइड करने का है। तो रिकवरी पोजीशन रहता है लेफ्ट लैटरल पोजीशन, तो ऐसा पेशेंट को सुला देने का है। देन ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर एनी कफ रिफ्लेक्स ब्रीथिंग पैटर्न। देन आफ्टर दैट पेशेंट का जो रिकवरी पोजीशन में हमको पेशेंट को देखने का है कि पेशेंट कफ कर रहा है क्या, कुछ ब्रीथिंग पैटर्न पेशेंट का ऐसा चल रहा है। अगर पेशेंट यानी कफ कर रहा है तो जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन का पूरा पार्ट्स बाहर आया है या नहीं, कुछ अंदर ऑब्स्ट्रक्शन और भी बचा है। तो ये देखने के लिए हमको जो कफ रिफ्लेक्सेस है और कफ पेशेंट का है उसको भी देखने का है, ब्रीथिंग पैटर्न को भी देखने का है। देन इफ पेशेंट हैज़ एनी ब्रीथिंग डिफिकल्टी देन शिफ्ट द पेशेंट फॉर फर्दर मैनेजमेंट। देखो अगर पेशेंट का ऑब्स्ट्रक्शन निकल गया है फिर भी पेशेंट कुछ ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको क्या करने का है, पेशेंट का फर्दर मैनेजमेंट के लिए आपको पेशेंट को प्रोसीड करने का है, नेक्स्ट स्टेज को लेके जाने का है। सो ये रहा जनरल मैनेजमेंट। इसमें हम जस्ट पेशेंट का, अब जब हम आपके सामने जो पेशेंट कोई गिरता है, पेशेंट कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो ये जस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकल उसको ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं। हम कोई भी, या नर्सेस नहीं बल्कि कोई भी इसको कर सकता है। ये रहा जनरल मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट है, ये देखो ये रिकवरी पोजीशन पेशेंट, ऐसा हम रिकवरी पोजीशन में पेशेंट को सुलाने का है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ केसेस जब केस होता है तो ऑपरेशन के बाद जो छोटे बच्चे रहते हैं वो सेम ऐसे एक लैटरल पोजीशन में सोते हैं, बट अडल्ट लोग रहते हैं सुपाइन पोजीशन में रहते हैं। सो ये लैटरल पोजीशन में बच्चों को सुलाने का है। ठीक है, अगर पेशेंट का ऑब्स्ट्रक्शन ठीक से निकला है फिर भी पेशेंट को ब्रीथलेस हो रहा है या पेशेंट को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन फिर भी बचा है तो हमको नेक्स्ट हम स्टेज है एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। पेशेंट को सीधा इंट्यूबेट कर सकते हैं। सो एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन में हम क्या क्या इन्फेक्शन, क्या क्या चीज़ें हम यूज करते हैं ये सब देखने वाले हैं। तो इसका इंडिकेशंस रहता है, हम व्हेन वी डू एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन इन दैट सो मेंटेन द पेटेंट एयरवे। पेशेंट का जो एयरवे है वो पेटेंट मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्यूब डालते हैं पेशेंट के एयरवे में। ठीक है, देन कोमाटोज पेशेंट, जो पेशेंट कोमा में है, एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, ऐसा पेशेंट जो खुद रिस्पिरेशन नहीं कर सकते, ऐसे पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं। देन पेशेंट विथ अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, पेशेंट का जो अपर एयरवे है जो जब ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो ऐसे केसेस में भी हम क्या करते हैं, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं। टू डू सक्शनिंग ऑफ द सिक्रेशन फ्रॉम द पल्मोनरी ट्री। सो सिक्रेशन जो रहते हैं, सिक्रेशन सक्शन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ईटी ट्यूब पेशेंट को डालते हैं। देन टू प्रोवाइड जनरल एनेस्थेसिया इन ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर में जनरल एनेस्थेसिया प्रोवाइड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन पेशेंट को करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स हमको रेडी करना चाहिए एज अ नर्स, वी हैव टू सी दिस ऑल थिंग्स। सो इसमें साइज ऑफ ट्यूब, जो ट्यूब का साइज़ है वो इसके हिसाब से हमको लेने का है। सो 0 to 1 ईयर्स जब पीडियाट्रिक पेशेंट रहता है तो उसको 2.5 to 3.5 मिलीमीटर का नॉन कफ वाला हमको ईटी ट्यूब लेने का है। देन 2 to 3 ईयर्स में 4 to 5 मिलीमीटर वाला नॉन कफ वाला ट्यूब लेने का है। देन 4 to 6 के लिए 5 to 6 mm का लेने का है। देन 6 to 10 ईयर्स के लिए हम 6 to 7 mm का नॉन कफ वाला ईटी ट्यूब लेने का है। देन अगर अडल्ट फीमेल है तो अडल्ट फीमेल के लिए 7 to 7.5 या 8 mm का जो कफ वाला रहता है ये ट्यूब लेने का है। देन अडल्ट मेल के लिए 8.5 या 9 का हमको ट्यूब रेडी रखना है। सो ये रहा एंडोट्रैकियल ट्यूब। इसमें डिफरेंट सारे पार्ट्स रहते हैं, ये जो बीवेल है, देन मर्फी है नेक्स्ट वाला है, देन कफ रहता है जो जिसको हम इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट करते हैं, जिससे निकालने के टाइम हम उनको डिफ्लेट करके निकालते हैं। सो नेक्स्ट है वोकल कॉर्ड गाइड है, देन रेडियो मार्कर्स, इस पर जो मार्किंग रहता है उस पर हम डिटेक्ट कर सकते हैं ट्यूब कितना अंदर चला गया है। देन जो ट्यूबिंग है ये पीवीसी का बना हुआ रहता है। सो ये रहा एंडोट्रैकियल जो ट्यूब है। ठीक है, ऐसा इसका डिफरेंट साइज के हिसाब से उसका नंबर के हिसाब से वो ट्यूब्स रहता है।
इसमें दो मेन टाइप्स है। फर्स्ट वन इज फेनिस्ट्रेटेड एंड सेकंड वन इज नॉन फेनिस्ट्रेटेड। जो फेनिस्ट्रेटेड रहता है उसको होल रहता है, होल में से एयर बाहर आता है, इसकी वजह से पेशेंट कैन टॉक। सो पेशेंट एक ऐसा ट्यूब है फेनिस्ट्रेटेड वाला जिससे पेशेंट एंडोट्रैकियल ट्यूब में है फिर भी पेशेंट बात कर सकता है। या दूसरा है नॉन फेनिस्ट्रेटेड, इसमें पेशेंट बात नहीं कर सकता है, इसे एयर कोई लीक नहीं होता, एयर बाहर नहीं आता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमको एटी ट्यूब के बाद लैरिंजियोस्कोप रेडी करके रखना है। उसका जो लाइट है चलता है कि नहीं वो सब देखने का है। उसका ब्लेड अकॉर्डिंग टू पेशेंट एज हमको ब्लेड का अरेंजमेंट करना है। देन मैगलीज फोर्सेप्स लेके रखना है। देन सिरिंज 10 cc का सिरिंज है। देन ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हमको चाहिए, या पोर्टेबल सप्लाई चाहिए, या अपना ऑक्सीजन सिलेंडर का ऑक्सीजन ले सकते हैं। देन सक्शन apparatus से रेडी रखना चाहिए, सिक्रेशन जो रहते हैं उसको सक्शन करने के लिए। देन मॉनिटर और वेंटिलेटर मशीन चाहिए। अगर पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में है तो उसको वेंटिलेटर मशीन, या आईसीयू क्रिटिकल केयर में है तो हम इसको वेंटी के मशीन पे लगाते हैं। देन मॉनिटर पे उसका SpO2 वगैरह हम सब देखने के लिए मॉनिटर उधर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, देन ये रहा ये मैगलीज फोर्सेप है। देन नेक्स्ट ये लैरिंजोस्कोप, इसका डिफरेंट ब्लेड्स है लैरिंजोस्कोप का, इसका डिफरेंट साइज है। अगर 0 0 नंबर का जो ब्लेड रहता है वो हम प्री मैच्योर न्यूनेट्स के लिए यूज़ करते हैं। देन 0 या 1 नंबर का जो ब्लेड रहता है इसको हम 0 to 1 ईयर में यूज़ करते हैं। देन 1 to 2 ईयर्स का जब पीडियाट्रिक पेशेंट रहता है तो उसको हम 1 नंबर का ब्लेड यूज़ कर सकते हैं। ऐसा अगर बेबी 6 to 12 ईयर्स के बीच में है तो इसको हम 2 नंबर का ब्लेड, 2 या 3 नंबर ब्लेड यूज़ करके ब्लेड लगा सकते हैं लैरिंजोस्कोप को। तो इसका स्टेप्स है इंट्यूबेशन करने, अगर पेशेंट क्रिटिकल केयर में उसको इंट्यूबेट करना है तो उसका डिफरेंट उसका स्टेप्स रहता है। तो 1 by 1 हम इसको देखने वाले हैं। तो फर्स्ट इज राइज हेड बाय 5 सेंटीमीटर बाय प्रोवाइडिंग हेड रिंग। पेशेंट का जो सिर है उसके नीचे कुछ तो सपोर्ट रखने का है, हेड रिंग या कुछ सपोर्ट रखे, उसका जो हेड है थोड़ा सा अप करने का है, हेड अप करने का है पेशेंट का, थोड़ा सा रिंग रखे। सो गिव फ्लेक्शन एट द नेक, सो नेक को थोड़ा सा फ्लेक्स करना है, फ्लेक्शन देने का है। देन होल्ड लैरिंजोस्कोप विद द लेफ्ट हैंड और अपोजिट टू द डोमिनेंट हैंड। जो लेफ्ट हैंड रहता है हमारा या डोमिनेंट हैंड के अपोजिट का हैंड, उसको हम क्या करने का है, लैरिंजोस्कोप एक हाथ में पकड़ने का है। देन ओपन द माउथ विथ राइट हैंड इंडेक्स फिंगर विद थम सपोर्ट और इंडेक्स फिंगर के साथ हमको पेशेंट का क्या करने का है, जो माउथ है इसको ओपन करने का है। देन इंसर्ट लैरिंजोस्कोप बाय शिफ्टिंग टंग टू द लेफ्ट, टंग को लेफ्ट साइड को शिफ्ट करके क्या करने का है, लैरिंजोस्कोप अंदर इंसर्ट करने का है। देन गो डीप इनसाइड, देन प्रेस ओवर द टंग, देन थोड़ा सा अंदर जाने का है। अंदर जाने के बाद थोड़ा सा क्या करने का है, जो टंग है, टंग का जो बेस पार्ट है उसको क्या करने का है, थोड़ा सा प्रेस करने का है। Then after visualization epiglottis and the vocal cord, introduce tube under vision and confirm placement of the tube. सो अंडर लाइट विजन, जो लैरिंजोस्कोप का लाइट रहता है उसके विजन में क्या करने का है, जो ट्यूब है, ट्यूब को क्या करने का है, थोड़ा सा अंदर प्रेस करके अंदर विजुलाइज करके देखने का है, एपिग्लॉटिस वोकल कॉर्ड वगैरह है वो सब देख के ये पोजीशन कंफर्म करने का है। देन इन्फ्लेट कफ, देन इंट्रोड्यूस ट्यूब अंडर विजन एंड कंफर्म द प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब। देन जो प्लेसमेंट है एयरवे वगैरह देखने के बाद, एपिग्लॉटिस देखने के बाद क्या करने का है, ट्यूब को इंसर्ट करने का है। इंसर्ट करने के बाद जो कफ है उसका एयर इन्फ्लेट कर कफ में इन्फ्लेट करने का है। आफ्टर कंफर्मिंग फिक्स द ट्यूब बाय द डायनाप्लास्ट और एडिजिव टेप। सो एक बार ट्यूब अंदर है कंफर्म हो गया तो क्या करने का है, उसको एडिजिव टेप रहता है, डायनाप्लास्ट रहता है, किसी से भी उसको क्या करने का है, टाई करने का है, ताकि वो ट्यूब बाहर ना निकल आए, इसलिए हम उसको टाई करने का है। देन कनेक्ट ट्यूब टू द प्रेजेंट डिवाइस लाइक अम्बू बैग, अगर अम्बू बैग है तो अम्बू बैग को कनेक्ट करने का है, नहीं तो एनेस्थेसिया मशीन को कनेक्ट करने का है, नहीं तो वेंटिलेटर को कनेक्ट करने का है। अगर पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में है तो उसको हम एनेस्थेसिया मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं। पेशेंट अगर आईसीयू क्रिटिकल केयर में है तो उसको हम वेंटिलेटर पे पेशेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन सम केसेस क्या होता है कि इंट्यूबेशन डिफिकल्ट जाता है तो दैट टाइम हम पेशेंट को फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन करते हैं, या फाइबर ऑप्टिक स्कोप रहता है ब्रोंकोस्कोप, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं। और ये जो इंट्यूबेशन, अगर कोई कैंसर वगैरह है पेशेंट को, कुछ ट्यूमर वगैरह है का, सार्कोमा कार्सिनोमा वगैरह है लंग्स लैरिंजेस का, तो क्या लैरिंजेस का जब है तो उसको हम क्या करते हैं, फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन करते हैं। नहीं तो कभी कभी क्या करते हैं, रेट्रोगेट इंट्यूबेशन में क्या करते हैं हम, इधर ट्रकिया से क्या करते हैं, एक पिन डाल के ट्रकिया से एक सिरिंज ट्रकिया से हम उसको अंदर
होल करके अंदर क्या करते हैं, ट्यूब डालते हैं। तो ये रहता है रेट्रोग्रेड इंटूबेशन। ठीक है, ये रहा एलए में। कभी कभी टेम्पररी जब पेशेंट को इंटूबेट करने का होता है, एक आधा घंटा 1 घंटे के लिए, तो टेम्पररी के लिए हम क्या करते हैं, ये ऐसा एलए में डालते हैं। तो एलए में जो ज़्यादा सिक्योर नहीं रहता है, उससे एयर वगैरह लीक होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए जब पेशेंट को अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए इसको इंटूबेट करके रखने का है, तो हम एलए में की वजह से अपना ईटी ट्यूब डाल के पेशेंट को फिक्स करते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एयरवे का जो एडजस्टेंट रहता है, इसमें वो ओरल एयरवे बोलते हैं, देन दूसरा है नेजल एयरवे। ये दोनों डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस लाइक ट्यूब इन इसोफेगस। समटाइम्स अगर ठीक से नहीं डाला, कुछ ट्रेनी वगैरह है, तो क्या करता है, ये ट्यूब है इसोफेगस में जा सकता है। देन ट्रकियल ब्लीडिंग समटाइम हो सकता है, इस्चेमिया हो सकता है। देन प्रेशर नेक्रोसिस हो सकता है ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ द कफ। जो कफ है, कफ का प्रेशर 15 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रखना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है, उसको अगर ज़्यादा होता है प्रेशर, तो क्या होता है, कंटिन्यूस प्रेशर ज़्यादा रहने की वजह से जो साइड का टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ को टिश्यू नेक्रोसिस उधर हो सकता है। दैन ड्यू टू लो प्रेशर इट में कॉजेस एस्पिरेशन, निमोनिया, हाइपोक्सिया। जो अगर कभी कभी क्या होता है, इसका अगर प्रेशर कम हो गया, तो क्या होता है, जो सिक्रेशन जो आते हैं, जो सिक्रेशन सब क्या हो जाएंगे, अंदर जाएंगे लंग्स में। इसकी वजह से क्या होगा, निमोनिया या हाइपोक्सिया पेशेंट को हो सकता है। दैन ओकल कॉर्ड पैरालिसिस में ऑकर ड्यू टू द लैरिंजियल नर्व डैमेज इफ ट्यूब प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर ट्यूब लॉन्ग टाइम के लिए प्रेस उधर रखा जाता है, तो पेशेंट को ओकल कॉर्ड पैरालिसिस भी होने के चांसेस है। दैन पेशेंट को तो डिस्कम्फर्ट होता है। दैन नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ ईटी ट्यूब। अगर ईटी ट्यूब डाला है पेशेंट को, पेशेंट इंटूबेटेड है, तो पेशेंट का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करने का है। क्योंकि मोस्ट ऑफ पेशेंट जो रहते हैं, ईटी ट्यूब वाले पेशेंट सेमी कॉन्शियस रहते हैं या अनकॉन्शियस रहते हैं। जब सेमी कॉन्शियस रहते हैं, कुछ जो कमांड वगैरह पेशेंट फॉलो नहीं करते, ऐसे केसेस में क्या करते हैं, पेशेंट अपने हाथों से ट्यूब निकाल देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना है एज अ नर्स, हाउ टू हैंडल विद दैट सच पर्टिकुलर पेशेंट। सो इसमें इमिडिएटली आफ्टर इंट्यूबेशन क्या क्या करने का, इमिडिएटली आफ्टर अगर पेशेंट का इंट्यूबेशन होता है, तो इमिडिएटली आफ्टर क्या करने का, इसमें असेस पेशेंट फॉर द चेस्ट एक्सपेंशन। ठीक से पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रहा है या नहीं, पेशेंट का SpO2 लेवल वगैरह देखने का है। सो असेस करने का है। देन चेक ऑर्डर फॉर चेस्ट एक्सरे फॉर वेरीफाई द प्रॉपर लोकेशन ऑफ द ट्यूब। कभी कभी इमरजेंसी में ट्यूब डाला जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है कि चेस्ट एक्सरे निकालने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमको ये देखने का है, और चेस्ट एक्सरे निकाल के पेशेंट का जो ट्यूबिंग है प्रॉपर पोजीशन में है या नहीं, ये देखने का है। देन एडमिनिस्टर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन एज पर ऑर्डर और रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का है। दैन सिक्योर ट्यूब टू पेशेंट फेस बाय द एडिजिव टेप। पेशेंट का जो फेस है उसको हम क्या करने का है, ये जो ट्यूब है, ट्यूबिंग को क्या करने का, फिक्स करने का है। नहीं तो क्या होगा, ये ट्यूब निकल जाएगा। वाइल शिफ्टिंग पेशेंट को अगर हम शिफ्ट कर रहे, ट्रॉली पे पेशेंट ले रहे, या बेड से ट्रॉली पे दूसरे बेड पे पेशेंट ले रहे, ऐसे टाइम में। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को हम जो क्रिटिकल पेशेंट रहता है, बहुत टाइम से पेशेंट बेड पे पड़ा रहता है, ऐसे सिचुएशन में हम पेशेंट को जब बेड सोर केयर देते हैं या प्रेशर इंजरी केयर देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, पेशेंट का जो ट्यूब है वो मिसप्लेस हो सकता है, तो ट्यूब निकल भी सकता है। सो ये ध्यान में रखने का है। देन यूज स्टेराइल सक्शन टेक्निक एंड एयरवे केयर। जो सक्शनिंग है कंटिन्यूसली 2 आवरली या एज पर रिक्वायरमेंट 8 आवरली शिफ्ट चेंज के टाइम उसको क्या करने का है, सक्शन करने का है। जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से पेशेंट का सक्शनिंग कंटिन्यूसली करने का है, एयरवे का केयर लेने का है। देन प्रोवाइड ओरल हाइजीन एंड सक्शनिंग। ओरल सक्शन करने का है, देन हाइजीन वगैरह पेशेंट का सब मेंटेन करने का है। देन केयर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एक्सटूबेशन। अगर पेशेंट देखो, पेशेंट इंटूबेटेड है, तो इसके बाद हम पेशेंट को एक्सटूबेट करने का है। तो एक्सटूबेट करने के टाइम भी बहुत ध्यान से पेशेंट को एक्सटूबेट करना होता है, क्योंकि पेशेंट पूरी तरह से ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहता है। तो उस टाइम पेशेंट को एक्सटूबेट करना थोड़ा सा आसान नहीं रहता है। इसमें एक्सप्लेन द प्रोसीजर, पहले पेशेंट प्रोसीजर है उसको एक्सप्लेन करने का है। अगर पेशेंट थोड़ा सा समझता है, पेशेंट सुन सकता है, पेशेंट कॉन्शियस है, अपने आप थोड़ा सा ब्रीथ ले रहा है, तो ऐसे टाइम में पेशेंट को क्या करने का है, प्रोसीजर एक्सप्लेन करने का है। देन मेक रेडी अम्बू बैग एंड ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट। इमरजेंसी में अगर कुछ पेशेंट का
पेशेंट डिसैचुरेट हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमको अम्बो बैग और जो ऑक्सीजन सप्लाई रहेगा पोर्टेबल रहेगा या कुछ सिलेंडर वगैरह उस हमको साइड में लेके रखने का है। दैन डू द सक्शनिंग, पहले सक्शन करने का है, जो सिक्रेशन वगैरह है सब सक्शनिंग करके निकालने का है। दैन रिमूव द एडिजिव टेप, डिफ्लेट द कप, जो एडिजिव टेप रहता है जो पेशेंट के बॉडी पे फेस पे लगाया रहता है उसको हम क्या करने का है, निकालने का है। एंड जो कफ है कफ को डिफ्लेट करके निकालने का है। देन गिव 100% ऑक्सीजन फॉर द फ्यू ब्रीथ एंड देन इंसर्ट स्टेराइल सक्शन कैथेटर इन द ट्यूब। देन जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करके क्या करने का, 100% ऑक्सीजन मेंटेन करने के बाद, प्रोवाइड करने के बाद पेशेंट का जो ओरल सक्शन है वो सक्शन करके लेने का है। और फिर बाद में पेशेंट को बोलने का है भाई जो कुछ बचा है वो क्या कर ले, निगल ले लो। तो पेशेंट को, नहीं तो पेशेंट कंटिन्यूसली खांसी करता रहेगा। तो दैन नेक्स्ट है ऑनगोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन। ऑनगोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या रहते हैं जो नॉर्मली हमको करना चाहिए क्रिटिकल केयर यूनिट में या कहीं भी पेशेंट है तो हमको क्या क्या करना है एज अ नर्स, क्या क्या देखने का है। सो कंटिन्यूस मॉनिटर द पेशेंट, पेशेंट को कंटिन्यूसली क्या करने का है, मॉनिटर करने का है। एवन पेशेंट ए टू ट्यूब भी है ऐसा ही पेशेंट नहीं, बल्कि सभी पेशेंट, कौन सा भी नॉर्मल पेशेंट को भी हमारा काम होता है कि मॉनिटर करना पड़ता है पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट ऑलवेज पेशेंट रहता है। सो एक्सप्लेन द पेशेंट एंड रिलेटिव्स, पेशेंट का पेशेंट को एंड उसके रिलेटिव को एक्सप्लेन करने का है कि भाई पेशेंट को अभी इंटूबेट किया है, पेशेंट ऐसा है, पेशेंट का कंडीशन ठीक नहीं है। दैन रिलेटिव की बताने का है कि पेशेंट ट्यूब ना निकाल ले बाहर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम जब बिजी शेड्यूल रहता है तो ऐसे सिचुएशन में एक स्टाफ को 3-3 2-2 पेशेंट रहते हैं, तो दोनों पेशेंट क्रिटिकल रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम पूरी तरह से पेशेंट को ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसी सिचुएशन में उसका जो रिलेटिव रहता है उसको भी हमको बोलना है कि भाई तुम क्या करो, पेशेंट को थोड़ा सा ध्यान दे दो, हम भी ध्यान देते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में उनको बोलने का है। दैन इफ पेशेंट इज सेमी कॉन्शियस और नॉट ओबेइंग द कमांड्स देन रिस्ट्रेन द पेशेंट एज पर द हॉस्पिटल पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल पॉलिसी क्या करने का है, पेशेंट को रिस्ट्रेन करके रखने का है, पेशेंट को थोड़ी देर के लिए टाई करने का है ताकि पेशेंट अपने हाथ से ट्यूब वगैरह ना निकाले। ठीक है, जो हॉस्पिटल का पॉलिसी रहता है पॉलिसी के हिसाब से पेशेंट को टाई करने का है। जो कंसर्न विंसेंट जो कुछ लेना है वो सब हम लेके जो करना है एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी हमको करना है। देन सक्शनिंग शुड बी परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस एज पर रिक्वायरमेंट, हमको क्या करने का है, ये सक्शनिंग कंटिन्यूसली करते रहने का है। देन रिपोजिशन द पेशेंट रेगुलरली ड्यूरिंग शिफ्ट चेंज टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ बेड सोअर या प्रेशर इंजुरी। सो द पोजीशन का, पेशेंट का जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज करना है, रिपोजिशन करना है, या बेड सोर ना हो जाए इसलिए हमको पेशेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, पेशेंट का केयर लेने का है। ठीक है, रिमूव द ट्यूब एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द पेशेंट बाय ऑक्सीजन मास्क एंड एडजस्ट पेशेंट्स पोजीशन एज पर द पेशेंट कंडीशन। सो एक बार पेशेंट को एक्सटूबेट किया जाता है तो हम पेशेंट को क्या करने का है, थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन मास्क लगा के पेशेंट को एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का। अगर पेशेंट ठीक से ऑक्सीजन मास्क पे नहीं करता, नेजल कैनुला है, नहीं तो रिजर्वायर बैग लगा के हम इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो द मॉनिटर रिस्पायरेटरी रेट SpO2, जो ये रिस्पिरेटरी रेट है SpO2 पेशेंट का क्या करने का है, मॉनिटर करने का है। देन प्रोवाइड द ओरल हाइजीन पेशेंट को देने का है, या पेशेंट के रिलेटिव को बोलने का है भाई तुम क्या करो, उसका ओरल हाइजीन मेंटेन करो। देन ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर एनी ब्रीथिंग डिफिकल्टी डिस्कम्फर्ट, फिर भी पेशेंट को क्या करने का है, ध्यान रखने का है, पेशेंट का सैचुरेशन कुछ कम तो नहीं हो रहा है, ऐसा सब देखने का है। क्योंकि कोविड टाइम में क्या होता था, पेशेंट नॉर्मल था बट सडनली उसका SpO2 लेवल कम होता था, 80 90 95 96 ऐसा चलता था, तो सडनली बीच में से 84 89 85 ऐसा होके 60 70 तक पेशेंट का नीचे SpO2 लेवल आता था। तो ये सब देखने का है। ठीक है, तो हम आज एयरवे मैनेजमेंट में इमरजेंसी में क्या क्या करने का है ये सब पढ़ लिया है। देन इमरजेंसी मैनेजमेंट में अगर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन नहीं निकल रहा है तो हमको क्या करना होता है, इसको ट्यूब हम डालते हैं। इंट्यूबेशन करने के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट या क्या क्या चीज़ें हमको साइड में रखना चाहिए, स्टैंड बाय रखना चाहिए, ये सब हमने सीख लिया है। देन पेशेंट को कैसा मॉनिटर करना है, अगर पेशेंट एटी ट्यूब वाला है तो पेशेंट का एटी ट्यूब कैसे निकालने का है, ट्यूब निकालने के टाइम क्या क्या करने का है। देन फिर ट्यूब जब एटी ट्यूब हम निकालते एक्सट्यूबेट पेशेंट को करते हैं तो उसी टाइम में पेशेंट को क्या क्या करने का है, कैसा ध्यान रखने का है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर आज सीख लिए हैं। ठीक है, ऐसे ही वीडियोज़ को आपको चाहिए तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आगे दूसरा जो वीडियो है तो ट्रकियोस्टॉमी के बारे में लेके आने वाले, इसका जो पार्ट 2 है एयरवे मैनेजमेंट का पार्ट 2 जो ट्रकियोस्टॉमी के बारे में है। तो ट्रकियोस्टॉमी का भी डिफरेंट दो प्रकार का टाइप्स रहता है। तो ट्रकियोस्टॉमी कैसे किया जाता है, क्या क्या चाहिए, इसमें मैनेजमेंट कैसा होता है, ये सब चीज़ें हम
नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाने वाले। सो आज के लिए इतना ही बस। थैंक